Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम ऑनलाइन स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं और जिसमें हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो 3 वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों को पूरा करें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे। कारण कि अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके पहले वाली चीजें आपने बेसिक्स नहीं पढ़ रखा है तो आपको आगे ये बीच में से समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप उनको पहले देखें, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। साथ ही जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि हो सकता है 1 जुलाई से स्कूल्स रीओपन हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए एक खास सूचना कि अगर 1 जुलाई से स्कूल्स रीओपन होती है और जब भी होंगी, आपको पहले से ही पता है, तब आपके मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। एक तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक। ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी स्कूल्स रीओपन होंगी आपका एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। कौन कौन से? तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, डी एंड एफ ब्लॉक एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये चारों चैप्टर मैं करवा चुका हूं। आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उनकी तैयारी के साथ आप स्कूल में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था मोनोसेकेराइड्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मोनोसेकेराइड्स। तो मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड, इनकी हम बात कर चुके थे। फिर मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर हमने ग्लूकोज पढ़ लिया था। ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के एविडेंस पढ़े, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाना सीखा। यहां तक की कंप्लीट बात हम कर चुके थे। अब मोनोसेकेराइड का ही सेकेंड एग्जांपल जो हमको पढ़ना है वो है फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड का ही अगला एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की हमको बात करनी है। क्या होता है फ्रक्टोज? तो सबसे पहले क्या है, तो ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या है तो सबको पता है, जो एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में होते हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स। तो फ्रक्टोज सिंगल यूनिट है, आप इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। पहली चीज तो क्लियर। सेकेंड, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, तो सेकेंड हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे थे हम, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इट मीन वी कैन से दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर 2 आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरीके से आ सकता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तब आपको पता होना चाहिए। देखो पूछेगा भी कौन सा आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि स्टेट चेन आइसोमरिज्म है, कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। मैं आगे बात भी करूंगा इसकी। तो एक चीज तो ये क्लियर कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब बात यह आती है कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो क्या स्ट्रक्चर भी सेम होगा। फिर दिमाग में ये बात रखना, क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिमिलर, देन इज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर और नॉट। क्या इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में रखना है। अभी मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तब इसकी बात जरूर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक इतना ही हमको जानना है, अभी इसके अंदर जानना नहीं। तीसरी बात, इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज की प्रिपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। अगले अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज की प्रिपरेशन में क्या कराना है आपको, तो आपने देख रखा ग्लूकोज और इसकी प्रिपरेशन सेम ही होगी। क्या
तो आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। क्या कराना है? सुक्रोज लेना है, उसका क्या करा देना है? हाइड्रोलाइसिस। तो सुक्रोज कौन से? C12H22O11। ये किसका एग्जाम फॉर्मूला है? सुक्रोज। और मैं लैक्टिक नॉम में आपको लिखा रखा हूं नोट्स में, क्या कि सुक्रोज का मतलब क्या? जो जनरल शुगर हम घर में काम में लेते हैं वो सुक्रोज ही है, ठीक है। या इसको हम और भी क्या कहते हैं? सुक्रोज को हम कहते हैं कैन शुगर। इसके बाद हमको सुक्रोज को ही डिटेल में पढ़ना है। सुक्रोज का क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर C12 है तो दो ये जुड़ गए, C12 है यहाँ पर और H22 है, तो ये दो यहाँ जुड़ गए तो H24 हो गया। तो ये 2 यूनिट में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो बनेगा इसके अंदर ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। और देखो मैं आपको बता दूं इसमें परसेंटेज भी फिक्स होता है, इतना परसेंटेज ये बन सकता है, इतना परसेंटेज ये बन सकता है, लेकिन अभी उतने डीप में हमको बात नहीं करनी। हमको इतना पता होना चाहिए कि इसका हाइड्रोलाइसिस कहाँ है, तो हमारे पास ये बनेगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसको 2C6H12O6 नहीं लिख सकता, कारण ये दोनों अपने आप में अलग है। ग्लूकोज इज डिफर, फ्रक्टोज इज डिफर, तो दो चीजें बन रही है, एक यूनिट ग्लूकोज की बन रही है और एक यूनिट फ्रक्टोज की बन रही है। तो ग्लूकोज की हम बात कर चुके हैं, हमें अभी इसकी जरूरत है। तो ये इसका प्रिपरेशन सबसे पहला कि आप फ्रक्टोज कैसे प्रिपेयर करेंगे। फ्रक्टोज इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हमने क्या बना दिया? फ्रक्टोज। तो अब यहां तक की तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी फ्रक्टोज क्या है और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखो फ्रक्टोज के बारे में बहुत कम चीजें हमारे चैप्टर में, कारण कि देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए फ्रक्टोज और ग्लूकोज की तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कारण प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि फ्रक्टोज के ऊपर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और ग्लूकोज के ऊपर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग से नहीं बता रखा है, फिर देख लेना एक बार, आप टेक्स्ट बुक का यूज लें, टेक्स्ट बुक का यूज लेना नहीं भूलें, ठीक है। तो अगली जो हम बात करेंगे फ्रक्टोज के अंदर, वो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से पहले मैं फटाफट एक बार आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता देता हूं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था? CHO CH2OH, 1 aldehyde group, 1 primary alcohol and 4 secondary alcohol in which on third carbon OH group is attached on left side। बाकी सब में कहां पर होंगे? OH right side and rest valencies are satisfied by hydrogen। 1 2 3 4 5 6 ये बनाया था स्ट्रक्चर आपने। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसको ध्यान में रखते हुए हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को बात करेंगे। सुना, सबसे पहले हमने ग्लूकोज को तो क्या कहा था? ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। और एल्डो क्यों कहा था? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और ये मैं आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था उसमें पढ़ा चुका हूं, नोमेनक्लेचर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप यहां हमने क्या लिखा? एल्डो। हेक्स हमको क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम्स। हेक्स हमको क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। और ओज हमको क्या बताता है कि ये क्या है? शुगर है। क्या है? शुगर। जब भी हम किसी शुगर की बात करते हैं तो पीछे OS जुड़ता ही जुड़ता है। तो ग्लूकोज को हमने क्या कहा था? ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो यहां पर क्या आता है? इट कंटेन्स, यही दोनों में डिफरेंस है, इट कंटेन्स कीटो ग्रुप। इट कंटेन्स कीटो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप रख रहा था? एल्डिहाइड ग्रुप। फिर सुनना, फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड ग्रुप। बट ग्लूकोज के पास कौन सा था? एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रक्टोज के पास कौन सा आएगा? कीटो ग्रुप। पहला डिफरेंस, फिर ध्यान से सुनना, पहला डिफरेंस, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप और इसके पास कीटोन ग्रुप। अब देखो दूसरी चीज, अगर हम आगे बढ़े तो इसको तो हम क्या कह रहे थे? प्राइमरी पोजीशन पर, मतलब यहाँ टर्मिनल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, कारण कि एल्डिहाइड इज अ
टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये भी मैंने आपको 11 में बता रखा क्या होता है इसका मतलब। इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, एंडिंग में जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और वी नोट दैट कीटोन इज नॉन टर्मिनल। ये तो टर्मिनल थोड़ी है, ये कहां जुड़ेगा, बिटवीन जुड़ेगा, कारण कि इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज फ्री है, तो ये आना चाहिए बीच में। तो यहाँ पर CH तो टर्मिनल पोजीशन पर था और यहाँ पर कीटोन ग्रुप नॉन टर्मिनल पोजीशन पर आएगा। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा। तो उसके पहले और कुछ एक बातें हम कर लेंगे तो ताकि एक एक चीज क्लियर होती है। दूसरा, ग्लूकोज को हम कह रहे थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कह रहे थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कारण कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा था। इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या इसमें कौन सा साइन लिखता था, प्लस डी ग्लूकोज। और यहां याद रखना कि ये नेचर में कैसा होगा, लीवो रोटेटरी। कैसा होगा, लीवो रोटेटरी। मतलब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस तरह घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा, माइनस। देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ रिवीजन होता जाएगा और यहाँ नई चीज से कैसे जुड़ेंगे ये भी पता पड़ जाएगा। तो अक्सर ग्लूकोज को क्या लिखा जाता है, डी प्लस ग्लूकोज, और फ्रक्टोज को क्या लिखा जाता है, डी माइनस फ्रक्टोज। तो डी तो क्या है, डीएल कन्वेंशन है, जहां पर सेकेंड लास्ट ग्रुप पर OH कहां जुड़ा हुआ है, सादर पर नेमिंग होती है, पहली चीज। दूसरा, प्लस माइनस साइन क्या बताता है, तो प्लस माइनस साइन बताता है साइन ऑफ रोटेशन। और दूसरा, ये एल्डो एक्सोस और डीएस नाम कैसे होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर। यहां तक हम बात कर चुके हैं। तो अब देखना, इसका भी स्ट्रक्चर C6 था, मतलब कार्बन तो होंगे कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि ये कार्बन और ये कार्बन तो आपके काम में आएंगे नहीं, तो ये दोनों काम में नहीं आएंगे। और यहाँ CHO ग्रुप था, तो आप यहीं से प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे। तो ये नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल कार्बन है, तो यहां पर मिल गया आपको नॉन टर्मिनल कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, नॉन टर्मिनल। तो यहां पर आप C5, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा क्या कि C5 पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट समझ लो, लैंग्वेज सारी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, तो 5th कार्बन था C5, क्योंकि आप नेमिंग तो यहां से कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो 5th, सॉरी यहाँ पर 5th कार्बन ये रहा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप 5th कार्बन का यूज ले रहे थे एसिटल कंसेप्ट में, और फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप था। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। C2 कहां पर, C2 सेकेंड कार्बन पर आप ले लोगे कीटोन ग्रुप। कौन सा लोगे, कीटोन ग्रुप। तो देखो कीटोन ग्रुप मैंने कैसे बताया था आपको, कैसे बता रखा था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा और 2 बॉन्ड कहीं और बना रहा होगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो ये चीज तो होगी क्लियर कि कहां पर लगेगा कीटोन ग्रुप। बाकी जगह क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, 2 प्राइमरी एल्कोहल्स होंगे, CH2OH, और यहां भी आ जाएगा क्या, CH2OH। देखो पहले क्या था, वहां पर एक प्राइमरी एल्कोहल था, एक टर्मिनल एल्डिहाइड था। यहां पर नॉन टर्मिनल कीटोन ग्रुप, 2 प्राइमरी एल्कोहल्स, साथ ही साथ अब क्या होगा, तो अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप कहां होगा, लेफ्ट साइड, और यहां पर क्या आ जाएगा, HOH HOH। अब आप इसको एक बार गिन लीजिए, कैसे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, C6। हाइड्रोजन गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 and 12, H12, 1 2 3 4 5 6 C6 H12O6 बन गया फॉर्मूला फ्रक्टोज का। दिस इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है, फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये तो आपके ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का। यहां पर देखिए आप थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, C3 C4 and C5 configuration is same as glucose। जैसा ग्लूकोज का है C3 C4 C5 में तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये तो था
स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बना। तो बाकी सारी चीजें वही आती है। ग्लूकोज में भी क्या था कि कुछ प्रॉपर्टीज को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के दौरान हम नहीं बता पा रहे थे, तो हमको किसकी जरूरत पड़ी, साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो यहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, कारण कि फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर भी कई सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रहा था। और देखो मैंने वहां क्या कहा था, यहाँ पर भी CHO ग्रुप कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको, और यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज फ्रक्टोज की सिमिलर है। ये याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये भी क्या कर रहा था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं शो कर रहा था। यहाँ पर भी यही होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया था साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी अब हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो अभी आपको ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या किया हमने, 6 कार्बन लिए, जिसमें सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप जोड़ दिया, 2 प्राइमरी अल्कोहल्स एंड रेस्ट आर सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे बात करनी है कि इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो अब हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की अब हमको बात करनी है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले मैं इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना देता हूं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COHH, COHH, CH2OH, 1 2 3 4 5। यहां पर एक और आ जाएगा COHH, CH2OH, 1 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। तो हम हेमीएसिटल कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर भी, जो हमने ग्लूकोज में लगाया था। कौन सा लगाएंगे, हेमीएसिटल कंसेप्ट जो हमने ग्लूकोज में लगाया था। अब यहां पर जो ये आपका सेकेंड कार्बन है, सबसे पहले मुझे बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। कार्बन नंबर सेकेंड, फटाफट मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। अब सबसे पहली चीज तो बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उसमें आपने पहला कार्बन लिया था ग्लूकोज में, यहां पर आपने सेकेंड कार्बन क्यों लिया। तो पहली चीज याद रखना, उसमें कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट था CHO, तो हमने वो लिया। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इस कार्बन को लेंगे। फटाफट मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताइए मुझे तेजी से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। क्या करोगे आप, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। क्या होगा, sp2। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब sp2 है तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस लगेंगे, 2 अटैक पॉसिबल है। प्लेनर आ जाएगा ना, वापस वो ग्लूकोज वाली बात बता रहा हूं मैं। प्लेनर है मतलब न्यू प्लेन की बात करें तो यहाँ से और यहाँ से, और न्यू प्लेन की बात करें तो यहाँ से और यहाँ से। 2 साइड अटैक्स पॉसिबल है, मतलब इसके भी 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे which are एनोमर्स with each other, और उस जिस कार्बन की वजह से वो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। तो सबसे पहली चीज ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब दूसरी बात क्या आ रही है दिमाग में, तो दूसरी बात दिमाग में ये आ रही थी कि यहाँ पर हमने लिया था कार्बन नंबर 5th, यहाँ पर हमने कौन सा लिया था 5th कार्बन, और वो मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि 6 रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग बनेगी जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ देखना 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन आएगा 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही। कितने मेंबर की रिंग बनी, 5। और अगर यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो स्टेबल नहीं है। तो 6 मेंबर की रिंग बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 2 चीजें मैं समझाऊंगा, पहले समझना, पहले मैं 6 मेंबर रिंग की बात कर रहा हूं। तो 6 मेंबर रिंग का कंसेप्ट फटाफट समझेंगे। यहाँ पर ये आपका CH2, ये O, ये H, ये से है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर पहले ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश
करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, कार्बन की ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर जो आएगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। बात आ रही है या नहीं आ रही है समझ में? देखो मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, ये बात मैं ग्लूकोज में अच्छी तरीके से धीरे से समझाइए, खाली वो रिवाइज करा रहा हूं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराई ऑक्सीजन की तरफ, तो उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ प्लस है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया इसको देने के लिए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये पावरफुल है, तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल गया H प्लस के रूप में, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये H प्लस जाकर वहां मिट जाएगा। तो आपके पास कैसे बना स्ट्रक्चर वो ध्यान से सुना, और मैंने क्या कहा, ये अटैक दो तरीके से पॉसिबल है, दो तरीके से अटैक पॉसिबल है। तो क्या होगा, ये आपका कार्बन सुनना, मैं इसको कैसे बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये वाला कार्बन, ये यहाँ एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्या था ऑक्सीजन और ये H आकर जुड़ गया, ये बना, और ये पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ये रहा CH2OH। बात आ गई समझ में मैंने कैसे किया, ये कार्बन लिखा सीधा, इसके साथ ऑक्सीजन और H जुड़ा, ये CH2OH, CH2OH मैंने लिखा इस तरफ, ये वाला ग्रुप इधर लिख दिया और इधर OH, तो दो कार्बन हो गए। अब आगे वाली कंडीशन आपने आगे में तो कुछ चेंज किया ही नहीं है, OH H, फिर CH फिर COH H, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तक आपने कुछ भी बदलाव अभी तक किया नहीं। अब हमने यहां पर जरूर किया, यहां क्या था, CH2 था, और इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया कुछ इस तरीके से। अब भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 आ गया स्ट्रक्चर। तो ये बन गया फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड। कितना बना ये, 6 मेंबर्ड, ध्यान से समझना, ये बनी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, और इसमें OH कहां पर है, तो OH इज इनसाइड द रिंग, ये रिंग के अंदर है, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है ग्लूकोज में, फिर कह रहा हूं OH अगर रिंग के अंदर है तो ये कहलाएगा आपका अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा फ्रक्टोज, क्या कहलाएगा, अल्फा फ्रक्टोज। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, मैं यहां नहीं बना पा रहा हूं तो यही बता देता हूं मैं, OH आ जाएगा इस तरफ और यहां पर आ जाएगा CH2OH। तो यहां पर देखो OH क्या है, आउटसाइड द रिंग, और यहां पर OH आउटसाइड द रिंग है, तो ये कहलाएगा आपका बीटा स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपके फ्रक्टोज के 6 मेंबर्ड 2 स्ट्रक्चर बने, अल्फा एंड बीटा। और इसका अगर मैं साइक्लिक हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, अगर मैं बात करूं कि मुझे इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना है, तो ध्यान से देखना, हावर्थ स्ट्रक्चर अपन बनाने जा रहे हैं। तो हावर्थ स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑब्वियसली हम क्या बनाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे इस तरीके से। सेकेंड काम क्या करते हैं अपन, वर्टिकल बॉन्ड्स लगाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने सबसे पहले, तो यहां पर लगा दिया ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग बनाई, टॉप राइट कॉर्नर पर ऑक्सीजन, और बाकी हमने लगा दिए वर्टिकल बॉन्ड्स। तो यहां से आपको देखना है, तो यहां पर देखो, अगर मैं अल्फा का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अल्फा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, OH, यहां था CH2OH। तो मैंने क्या कहा था, जो ग्रुप राइट साइड में है उसको हम कहां लिखते हैं, नीचे की ओर, तो यहां क्या आ जाएगा, OH CH2OH। फिर क्या आएगा, सेकेंड कार्बन पर देखो H राइट साइड में, तो H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर, फिर यहां पर OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, ठीक है। तो आप नंबरिंग की अगर बात करो तो नंबरिंग कैसे होगी, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन से एक तो ऑक्सीजन जा रहा है, ये कार्बन है ना, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन, ये वाला, बाकी दोनों क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। ये बना अल्फा फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है।
ये मजेदार बात है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, और उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है और बनाया भी इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता। मैं अगर सीधा 5 मेंबर रिंग बनाता तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि सर आपने लास्ट लेक्चर में तो हमको कहा था कि 6 मेंबर रिंग स्टेबल है, तो आपने यहाँ 5 मेंबर क्यों लिए? तो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि 6 मेंबर तो यहाँ पर भी पॉसिबल है और ये बना भी। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, स्ट्रक्चर बनाना कोशिश करना। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। हाउ स्ट्रक्चर में बनाना आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से सिखा चुका हूं। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बताएं तो मैं आपको समझा दूंगा। बट अगली जो बात आती है, अगली बात ये आती है कि प्रैक्टिकली इसमें ये देखा गया कि फ्रक्टोज जो है वो 5 मेंबर रिंग में ज्यादा कंफर्ट है एज कंपेयर टू 6 मेंबर। मतलब 6 मेंबर रिंग बनती तो है लेकिन प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतने ज्यादा फॉर्मेशन नहीं बना पाती, इसलिए फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनती है। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5 मेंबर। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग तो बन चुकी है लेकिन यहाँ पर 6 मेंबर रिंग इतनी स्टेबल नहीं है। फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनती है। प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया है, ज्यादा आपको लोड देना नहीं। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा एक बात और याद रखना, ये तो हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना, इसको तो हम कहते हैं पाइरेनोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? पाइरेनोज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रही है? पाइरेन की तरह दिख रही है। किसकी तरह दिख रही है? पाइरेन की तरह। आगे समझ में? पाइरेन मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को तो क्या कहते हैं? पाइरेनोज। अगला जो पढ़ेंगे वो कुछ और होगा, तो याद रखें ये तो फ्रक्टोज का पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अगले हम बात करेंगे 5 मेंबर रिंग की। किसकी बात करेंगे? 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग के लिए एक बार मैं फिर से आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नया बना देता हूं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वापस बनाना पड़ेगा हमको एक बार। तो CH2OH COH HOH H। सॉरी यहाँ पर तो कार्बोनिल ग्रुप होगा। C डबल बॉन्ड को COH HOH 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 मेंबर रिंग पाइरेनोज स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूं। अब मैं कह रहा हूं कि हमको बनानी है 5 मेंबर रिंग। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां से गिनना पड़ेगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ये है, तो यहां से 5 मेंबर 1 2 3 4 और ये वाला आ जाएगा एक, तो 5 मेंबर रिंग हो गई। तो यहां पर अब आपका 5 मेंबर रिंग में भी कौन सा लेगा? मतलब अब आपको पाइरेनोज वाला भूल जाओ। पाइरेनोज स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का मैंने बताया था ना, वो आपके दिमाग में नहीं रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ड्रॉ दी हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो आपको फ्यूरेनोज वाला बनना है जो मैं अब बता रहा हूं। वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी दिमाग की क्वेरी क्लियर हो जाए, आपको ये पता नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर वहां हमने 6 मेंबर रिंग बनाई थी, यहाँ 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वहां पर भी हमने 5th कार्बन लिया था, यहाँ पर भी हम कौन सा लेंगे? 5th कार्बन ही लेंगे। 5th कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा वो ये प्रोसेस करेगा। तो वापस वही बात, फटाफट कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन जाएगा इसके पास, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ये H प्लस बाहर आ जाएगा, तो ये H प्लस चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा आपका CH2 और सॉरी ये रहा कार्बन, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन और साथ में OH जुड़ गया, ये CH2OH ग्रुप इस तरफ। अब क्या होगा? नीचे CH OH COH H CH CH2OH 1 2 3 4 5 बनी कि नहीं बनी 5 मेंबर रिंग? तो ये आपकी बन गई 5 मेंबर रिंग। क्या बनी? 5 मेंबर रिंग। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये नंबरिंग होगी आपकी, यहीं से आपने ये 5 मेंबर रिंग बनाई। अब इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना। हावर्थ स्ट्रक्चर के लिए याद रखना है कि 5 मेंबर, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? पेंटागोन। क्या बनेगा? पेंटागोन, कुछ इस तरीके से, जिसके टॉप कॉर्नर के ऊपर तो क्या होगा? ऑक्सीजन। रूल्स आपको मैं नोट्स में लिखा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो लिखेंगे सिंस इट इज अ 5 मेंबर रिंग देन फर्स्ट ड्रॉ द पेंटागन विथ टॉप कॉर्नर इज कंटेन्स बाय ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। फिर हम क्या करते हैं? वर्टिकल बॉन्ड्स लगाते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। तो यहाँ पर भी वर्टिकल बॉन्ड्स आएंगे कुछ इस तरीके से। यस, अब वर्टिकल बॉन्ड,
तो यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, राइट साइड में, जो भी राइट साइड होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे की ओर। ये OH, यहाँ क्या आ गया CH2OH, यहाँ पर H नीचे आएगा, OH ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर OH नीचे आएगा, H ऊपर चला जाएगा। फिर 5th कार्बन के ऊपर क्या है, तो 5th कार्बन के ऊपर एक तो है हाइड्रोजन, तो CH2OH ग्रुप ऊपर रहेगा। CH2OH ग्रुप बड़ा है, इसलिए इसको आपने कहाँ लिखा, ऊपर। दिस इज योर अल्फा फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, अल्फा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो ये देख ले ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। कारण क्योंकि OH ग्रुप इज इनसाइड द रिंग। OH ग्रुप कहाँ है, रिंग के अंदर है, और रिंग के अंदर होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। और ये आपका स्ट्रक्चर, और ये जो है ना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है वो किसकी तरह दिखता है, इट सिमिलर लुक लाइक फ्यूरेन। किसकी तरह दिखता है, फ्यूरेन, फ्यूरेन की तरह दिखता है। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो फ्यूरेन की तरह दिखता है, और फ्यूरेन की तरह दिखने के कारण ही इसको हम कहते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। मतलब हमने फ्रक्टोज के कितने स्ट्रक्चर पढ़े, 2। पहला कौन सा, 6 मेंबर्ड पाइरेनोज स्ट्रक्चर, दूसरा कौन सा, 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये बात होगी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने ग्लूकोज जो है उसको हमेशा लिखा जाता है D+ ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा D ग्लूकोज। और हमेशा फ्रक्टोज जो होगा वो क्या होगा, बीटा D फ्रक्टोज। हमेशा क्या होगा, बीटा D फ्रक्टोज। और क्यों होगा, बीटा में खाली कौन उत्तरदायी है, तो यही रेस्पॉन्सिबल है, यही कार्बन जो एनोमेरिक है। तो इसको फ्लिप कर दो आप, यहाँ आ जाएगा CH2OH, और यहाँ आ जाएगा OH। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये दोनों हैवी ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और मैं पहले ही बता चुका हूं, जब दो बड़े ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है और कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो बीटा वाला स्ट्रक्चर है इसका, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जनरली फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जब भी लिखा जाएगा तो कैसे लिखोगे, अल्फा D ग्लूकोज, और इसके साथ आएगा प्लस, और यहाँ लिखा जाता है बीटा D फ्रक्टोज, और यहाँ पर आता है माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या बताता है कि ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स है, और उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण क्या कह रहे थे, डेक्स्ट्रोज, और इनको लीवो रोटेटरी के कारण हम कहेंगे लीवोज। क्या कहेंगे, लीवोज। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण हम क्या कहते थे, डेक्स्ट्रोज। क्या कहते थे, डेक्स्ट्रोज। तो यहां पर फ्रक्टोज को लीवो रोटेटरी होने के कारण हम क्या कहेंगे, लीवोज। तो ये फ्रक्टोज के बारे में कुछ जानकारियां थी। इनके अल्फा बीटा स्ट्रक्चर आप खुद बनाते रहे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर इस सारी चीजों को अच्छे से बता रहा होगा। तो यहाँ पर आपका ये मोनोसेकेराइड यूनिट में 2 ही चीजें पढ़नी थी। मोनोसेकेराइड के अंदर आपको एक तो पढ़ना था ग्लूकोज, और दूसरा पढ़ना था फ्रक्टोज। तो मोनोसेकेराइड के जो 2 कंपाउंड्स हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। अगर आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सर हमको ये क्वेरीज हैं, आप हमें बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इतना ध्यान रखें आप कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नोट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स की। हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हमने 3 पार्टीशन करे थे, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 कंपाउंड्स को पढ़ा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगले हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स, और ओलिगोसेकेराइड्स में भी हम पर्टिकुलर जो सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो है डाइसेकेराइड्स। हम किसकी बात करेंगे, डाइसेकेराइड्स। क्लियर। अब ओलिगोसेकेराइड में मैं आपको बता चुका हूं, देखे थे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, से हमने देखे थे। तो हमको बात करनी है डाइसेकेराइड। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड या गिव, द कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड और गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस।
जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको 2 से 10 तक की मोनोसेकेराइड्स यूनिट अगर मिल जाए तो उसको तो हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। तो अगर डाइसेकेराइड की बात करें तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स which yield 2 to 10 units of monosaccharides on हाइड्रोलाइसिस। 2 से 10 यूनिट अगर आपकी बन रही है मोनोसेकेराइड्स की तो वो आपका कहलाता है ओलिगोसेकेराइड्स। और अगर आप बात करते हो डाइसेकेराइड्स की तो उसमें क्या आएगा, एग्जैक्टली फिक्स हो गया 2 यूनिट्स, डाई का मतलब 2। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट बनाते हैं हाइड्रोलाइसिस के समय, उसको हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड्स। दूसरी खास बात, दीज 2 यूनिट्स, ये जो 2 यूनिट आपने बनाई है, आपने क्या किया, एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, उसका आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपने ये देखा कि आपको 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिली है और वो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिली, तो जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया था वो तो क्या हो गया, डाइसेकेराइड। लेकिन जो 2 यूनिट बन रही है उसकी क्या खास बात है, तो दिस 2 यूनिट्स मे बी सेम और डिफरेंट। मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस के दौरान या हाइड्रोलाइसिस से बनने वाली दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो ये बात याद रखना है। क्या डाइसेकेराइड्स हम किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी सेम और डिफरेंट। कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड 2 यूनिट्स, 2 बनेगी मोनोसेकेराइड यूनिट हाइड्रोलाइसिस कराने पर, और वो दोनों सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इनका जनरल फॉर्मूला अगर कोई पूछे, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसेकेराइड्स, तो याद रखना डाइसेकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला C12H22O11। डाइसेकेराइड्स का जनरल फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो C12H22O11। एंड द एग्जांपल्स ऑफ डाइसेकेराइड्स, अगर डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल पूछे जाए, सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस। मतलब ये कि हमने मोनोसेकेराइड्स में 2 पढ़े थे कंपाउंड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और डाइसेकेराइड के अंदर हम 3 पढ़ेंगे, एक है सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डाइसेकेराइड्स का, जिसमें हमने 4 पॉइंट देख लिए। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा, जनरल फॉर्मूला है, एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमको डाइसेकेराइड बनाना है, बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले तो यूं बताया कि डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, बट मैं अब ये कह रहा हूं कि यू हैव टू बिल्ड अप डाइसेकेराइड, आपको डाइसेकेराइड प्रिपेयर करना है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मतलब आपको एक डाइसेकेराइड बनाना है तो आपको 2 मोनोसेकेराइड यूनिट लेनी पड़ेंगी। मतलब ये मोनोसेकेराइड्स प्लस मोनोसेकेराइड्स, तो यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल हो जाएगा और यहां बन जाएगा डाइसेकेराइड्स। क्या बन जाएगा, डाइसेकेराइड्स। अब ये बात अगर आपके दिमाग में नहीं आई हो कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे एक्सपेल होगा, तो जोर देने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होगा। क्लियर। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ड्यू टू एक्सपेल ऑफ H2O। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं। क्लियर। और ये जुड़ेंगे कैसे, तो जुड़ेंगे कैसे, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ हेमीएसिटल्स expel H2O and combined with oxygen bond। मतलब ये कि आपका एक मोनोसेकेराइड यहां होगा जिसके पास OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल हेमीएसिटल, दूसरा OH यहां होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के दौरान ये H2O तो निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा।
ये मोनोसेकेराइड ऑक्सीजन से इस मोनोसेकेराइड को जोड़ देगा, और ये जो लिंकेज हो रही है, द लिंकेज बाय ऑक्सीजन बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑक्सीजन की मदद से दो मोनोसेकेराइड यूनिट को जोड़ना, और वो जो लिंकेज हो रहा है ना, उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, फर्दर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको सुक्रोज पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स में दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हेमिसिकल्स के, वो आपस में जुड़ते हैं, जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन की मदद से वो दोनों जुड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, अभी हम बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है हमारा क्या, कि आपको डिफाइन करना है डाइसेकेराइड्स को दो पार्ट में। ठीक है, डाइसेकेराइड्स को दो पार्ट में करना है। सबसे तो पहला है रेड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग। मतलब ये कि आपको डाइसेकेराइड्स को दो तरीके से डिफाइन करना है। पहला, डाइसेकेराइड्स विच आर रेड्यूसिंग इन नेचर, डाइसेकेराइड्स विच आर नॉन रेड्यूसिंग इन नेचर। ऐसे तो आप बता चुके हो पहले, रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग विच आर रेड्यूस्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा एंड टॉलेंस रिएजेंट विच कैन नॉट बी रेड्यूस। तो इस तरीके से बता रखे हो, लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है कि आपके पास दो मोनोसेकेराइड्स है। कितने हैं? दो मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, दोनों के पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। दोनों के पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। तो मतलब ये कि जब इनके बीच में लिंकेज होता है, बात को ध्यान से समझना, जब इनके बीच में लिंकेज होता है तो कोई भी एक मोनोसेकेराइड ही कार्बोनिल ग्रुप का पार्टिसिपेशन करता है, दूसरे का कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर इसका करेगा तो इसका नहीं करेगा, और इसका करेगा तो इसका नहीं करेगा। उसको हम कहते हैं रेड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स। क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग डाइसेकेराइड। बात को ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसे कहते हैं रेड्यूसिंग? द डाइसेकेराइड्स in which when two monosaccharide units linked with each other, one of them is only participating in the glycosidic linkage, दूसरा वाला जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप ही जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको तो हम कहेंगे रेड्यूसिंग शुगर। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो लैक्टोज एंड माल्टोज। और इसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि लैक्टोज है या माल्टोज है, उनको हम रेड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं। और नॉन रेड्यूसिंग ऑब्वियसली जिसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सीधी सी बात है, यहां दोनों में से कोई एक कर रहा था तो नॉन रेड्यूसिंग। द डाइसेकेराइड्स इन विच carbonyl group of both monosaccharides units participating in glycosidic linkage is known as non-reducing sugar, और इसका एग्जांपल है सुक्रोज। और मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, सुक्रोज इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर। व्हाई? सुक्रोज को नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है? बहुत सारे रीजन आपके पास है, मैं बताऊंगा भी क्या क्या रीजन आप लिख सकते हो एग्जाम्स में। तो एक बात तो ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जहां एक कार्बोनिल पार्टिसिपेट करेगा वहां रेड्यूसिंग, दोनों करेंगे वो नॉन रेड्यूसिंग। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया डाइसेकेराइड्स का। अब हम डाइसेकेराइड्स का पहला कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुक्रोज। तो सबसे पहले कंपाउंड की हम बात करेंगे, तो पहला डाइसेकेराइड कंपाउंड सुक्रोज। यस, ध्यान से देखेंगे। अब सुक्रोज की आपको बात करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले सुक्रोज की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमको क्या चीज चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, तो सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या? C12H22O11। C12H22O11 जनरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। दूसरी चीज, सुक्रोज को और हम क्या कहते हैं? तो इसको एक तो कॉमन शुगर कहते हैं, जो हमारे घरों में काम में ली जाती है, कॉमन शुगर। और
नॉन एज कैन शुगर, या इसको हम क्या कहते हैं, कैन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन शुगर और नॉन एज कैन शुगर जो हमारे घरों में जनरली हम काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ये दिखता कैसा है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन इन नेचर, व्हाइट क्रिस्टलाइन है। ठीक है, टेस्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ग्लूकोज है, तो क्या लिखेंगे, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होगा, मीठा। व्हाइट क्रिस्टलाइन इन नेचर, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट कैसा होगा, मीठा। सोल्यूबिलिटी की अगर बात की जाए, सोल्यूबिलिटी की बात करें तो क्या कहेंगे हम, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11, कॉमन शुगर या कैन शुगर कहा जाता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर में होता है, कलर इसका बता दिया, टेस्ट होता है मीठा, स्वीट, क्योंकि ग्लूकोज है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल। अगर इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है ना, कि क्या ये पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करेंगे तो किस तरफ करेंगे, तो मैं आपको जनरल तो बता चुका हूं, देखो डिटेल में तो हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे स्टीरियो में, बट मैंने आपको कहा था कि जब कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हम साइन क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, साइन क्या लगाते हैं, प्लस का, क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और साइन लगता है प्लस का। और अगर कोई पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है तो उसके लिए हम कहते हैं द कंपाउंड इज लिवो रोटेटरी, और उसके लिए साइन हम लेते हैं माइनस का। तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज का जो नेचर है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, मतलब क्या करेगा, ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो आपको मतलब समझना आना चाहिए पीपीएल क्या है, यूनिडायरेक्शनल एक लाइट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कोई कंपाउंड आपने बढ़ दिया क्या, सुक्रोज, तो ये लाइट जब इसमें से पास होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अगर ये इसको इस तरीके से घुमा रहा है मतलब सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, साइन हमेशा क्या लगेगा, प्लस सुक्रोज, सुक्रोज का साइन क्या लगेगा, प्लस का साइन, डी प्लस सुक्रोज, इस तरीके से। दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दूसरा एक अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी म्यूटा रोटेशन, और म्यूटा रोटेशन क्यों देखा था हमने, कि यहाँ पर आपके पास था अल्फा ग्लूकोज जो रूम टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट होता था, बीटा ग्लूकोज में। तो अल्फा तो जो है ज्यादा घुमाना चाह रहा था, लेकिन बीटा जो है वो बहुत कम घुमाना चाह रहा था। तो आपने कंसीडर क्या किया कि इतने एंगल पर घूमना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, कम घुमा, तो उसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज नॉट एज म्यूटा रोटेशन। लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर जो सुक्रोज है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता है, क्योंकि इसकी कहानी कुछ और है। मैं आपको अब इसकी कहानी की बात बताऊंगा, इसकी कहानी कुछ और है, इसका कंसेप्ट कुछ और है, इसलिए ये म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करेगा। दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, कॉमनली नोन एज शुगर और कैन शुगर, व्हाइट क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, soluble in water, डेक्स्ट्रोरोटेटरी in nature and does not show म्यूटा रोटेशन, और ये म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं, किसमें, अभी जो रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग की बात कर रहे थे, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉन रेड्यूसिंग इन नेचर। अगला प्रॉपर्टी क्या, नॉन रेड्यूसिंग इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी सुक्रोज की। अब हम आगे बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। अब बात करेंगे सुक्रोज की, तो क्या है सुक्रोज, तो यहां पर ध्यान देंगे आप, अगर हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हम दोनों में पढ़े, हमने ग्लूकोज में भी पढ़ा और फ्रक्टोज में भी पढ़ा है। तो यहां पर बताएंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड्स or enzyme invertase, it forms equimolar mixture of
D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये पढ़ ही रखा है हमने कि कैन शुगर या सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या तो एसिड की प्रेजेंस में। ये चीज यहाँ पर नहीं है, ये या तो आप एसिड नहीं ले रहे हो तो एंजाइम ले लीजिए इन्वर्टेज, ये भी यही काम करता है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने का काम करता है। क्लियर? कंपाउंड है। अब आपको ध्यान से समझना, सुक्रोज ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, C12H22O। हाइड्रोलाइसिस कराना है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स में ले रहा हूं HCl। तो कई जगह पर क्या है, इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख रखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यूं लिख रखा होता है H3O प्लस और सीधे तो इसका मतलब यह है कि एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो H2O के साथ जुड़कर H3O प्लस बना रहा है। तो H3O प्लस का मतलब है हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस तरीके से लिख रखा है तो भी। तो आपके पास एक तो बन गया C6H12O6 और दूसरा बन गया C6H12O6। तो ये क्या है, D प्लस ग्लूकोज और ये क्या है, D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, ये दोनों बनते हैं। तो क्या बताया हमने कि हमने कर दिया सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास D ग्लूकोज एंड D फ्रक्टोज बना। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, इक्विमोलर मिक्सचर। क्या लिख रखा है यहां पर, इक्विमोलर मिक्सचर। अब यहां पर कहानी एक नई स्टार्ट होती है। क्या कहानी बनती है तो उसके बारे में अब हम डिटेल में, जो मैंने कहा था ना म्यूटा रोटेशन ये शो नहीं करता है, तो इस इक्वेशन के बेस में आपको समझाऊंगा। तो अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और अब हम बात करेंगे इसके आगे के बारे में। तो ये तो पता ही है, बहुत बार रिएक्शन पढ़ रखी है, 2-3 बार इस चैप्टर में हमने देख ली रिएक्शन। अब आपने लिया क्या था, सुक्रोज। क्या ले रखा था, सुक्रोज। सुक्रोज का क्या कराया आपने, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मैंने लिख दिया H3O प्लस। तो क्या बना आपके पास, आपके पास एक तो बन गया ग्लूकोज और एक बन गया फ्रक्टोज। एक तो बन गया ग्लूकोज और एक बन गया फ्रक्टोज। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। सुक्रोज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी है मुझे बताइए। तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है कैसी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये कैसा है नेचर में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आपके पास क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी नेचर में कैसा है, डेक्स्ट्रो, क्योंकि आपने कैसे लिखा था इसको, D प्लस, इसको कैसे लिखा था, D माइनस। और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रखी है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज कहते हैं। फ्रक्टोज को याद कीजिए, मैंने फ्रक्टोज के बारे में आपको क्या बता रखा है। फ्रक्टोज यहां साइन क्या लग रहा है, माइनस। देखो यहाँ प्लस डेक्स्ट्रो, यहाँ भी प्लस था डेक्स्ट्रो, यहाँ साइन आ गया माइनस। तो क्या होगा, ये लीवो रोटेटरी, मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ डी क्या इंडिकेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो और लीवो को इंडिकेट कर रहा है क्या, नहीं। डी इंडिकेट कर रहा है सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में होगा। ये नहीं भूल जाना, बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़े, DL नेमिंग पढ़ा है ना, DL मीनिंग, DL साइड कन्वेंशंस पढ़े कि नहीं पढ़े। तो बस ये डी हमको बता रहा है कि OH जो है वो लेफ्ट साइड आपका राइट साइड में जुड़ा हुआ है सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर। तो अब देखना, ये तो हो गया, ठीक है। अब आपका सुक्रोज जो है वो कितने डिग्री पर घुमा रहा है, अब मैं डाटा की बात कर रहा हूं, कितने डिग्री पर घुमा रहा है। तो ये घुमा रहा है प्लस 66.5 डिग्री। कितने पर घुमा रहा है, प्लस 66.5 डिग्री। ये घुमा रहा है प्लस 52.4 डिग्री। कौन, ग्लूकोज, ये सुक्रोज। और अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये घुमा देता है माइनस 92.4 डिग्री। कितना घुमाता है, माइनस 92.4। देखो कितनी जबरदस्ती। आपने लिया क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज लिया, नेचर के साथ था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो बात यहां पर यह आती है कि सुक्रोज आपने लिया है जो कि नेचर में होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन इसके हाइड्रोलाइसिस से जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर में 2 कंपाउंड बनते हैं। एक तो होता है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है जो लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो घुमाना चाह रहा है प्लस 52, लेकिन लीवो घुमाना चाह रहा है माइनस 92। और यहां पर यह देखा जाता है कि स्पेसिफिक रोटेशन किसका ज्यादा है, फ्रक्टोज का। तो मुझे बताइए कि यहां जो मिक्सचर बन रहा है
वो मिक्सचर डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा? क्वेश्चन ये है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो है, लेकिन ये जो मिक्सचर बना है वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा? तो क्या होगा, यहां जो मिक्सचर बन रहा है वो लीवो रोटेटरी होगा। द नेट रिजल्टेंट ऑफ मिक्सचर का जो नेट रिजल्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो क्या होगा, लीवो, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, फ्रक्टोज का है। तो जो आपका यहाँ पर प्लस आ रहा था, यहां वो प्रोडक्ट का क्या हो गया, माइनस। इन दोनों का कंबाइन करता रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया था, रिएक्टेंट साइड डेक्स्ट्रो था, प्रोडक्ट साइड आपको माइनस हो गया, मतलब यहां जो सुक्रोज था वो यूं जा रहा था, लेकिन यहां मिक्सचर बनते ही वो यूं हो गया। काम आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टे के लिए हम वर्ड लेते हैं इनवर्ट, और यही कारण है कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। तो याद रखना, यहां पर मीटा रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, यहां तो उल्टा ही काम हो गया। सुक्रोज घुमाना चाह रहा था क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, काम उल्टा हो रहा है। इनवर्ट होगी प्रोसेस, मतलब ये यूं जा रही थी, अब वो पूरी यूं हो गई, इनवर्ट होगी। तो ये जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। और इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम जो ये काम करवाता है, उस एंजाइम का नाम भी क्या दे रखा है, इनवर्टेज। जो काम क्या कर रहा है, इसको इन्वर्ट करने का काम कर रहा है, इसको इन्वर्ट करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई द रेस्पॉन्सिबल एंजाइम इज नोन एज इन्वर्टेज। और ये जो मिक्सचर आपके पास बन रहा है, उस मिक्सचर का नाम होगा इनवर्ट शुगर। क्या नाम होगा, इनवर्ट शुगर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर बता देता हूं, लास्ट में हमने क्या कर रखा है, सुक्रोज ले रखा है। सुक्रोज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर दो कंपाउंड्स बनते हैं, ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर में है, फ्रक्टोज जो लीवो रोटेटरी है। ये प्लस 66 से घुमा रहा है, और नेट रिजल्टेंट ये प्लस 52 और माइनस 92। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये ज्यादा है। और देखो ये दोनों इक्विमोलर मिक्सचर, ये जितना बना है उतना ये बना है, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा है, माइनस 92 प्लस 52 के कंपेरिजन में। तो क्या होगा, जो नेट रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का नेट बनेगा, वो बनेगा माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, और ये प्रोसेस जो एंजाइम करवाता है उसका नाम है इन्वर्टेज। तो ये तो बात होगी सुक्रोज की एक मेन प्रॉपर्टी कि इसको इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है सुक्रोज इज कंसीडर एज इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर की क्या प्रोसेस है, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, तो आपको इस तरीके से इस प्रोसेस को समझाना होगा। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, क्या, सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। क्यों, तो अब उसकी बात करेंगे। सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इज सुक्रोज इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर। नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये इसको हम कहते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर। क्यों, तो पहला कारण तो आपको यहां पर बताना है, जो अभी आपने पढ़ रखा है, क्या, बोथ कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहला रीजन क्या बताओगे आप, इसके अंदर जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं उनके कार्बोनिल ग्रुप मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं, उसको हम नॉन रेड्यूसिंग ही कहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, डू नॉट फॉर्म ऑक्सिन विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। मतलब ये कि सुक्रोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ कराते हैं तो वो ऑक्सिन नहीं बनाता, और अगर ऑक्सिन बन जाता तो ऑक्सिन कब बनता है, सीधी सी बात है जब रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सिन नहीं बना रहा है, तो इससे क्लियर होता है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट, डज नॉट फॉर्म ओसाजोन विथ फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने ग्लूकोज में पढ़ रखी है, जिससे ओसाजोन बनता है। तो सुक्रोज ये रिएक्शन भी शो नहीं करता, तो ये भी बताती है कि ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। फोर्थ पॉइंट, डज नॉट रेड्यूस, किसको रेड्यूस नहीं करता है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन।
These are the four reasons behind the sucrose is considered as a non-reducing sugar. एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं तो ये कहूंगा कि आप चारों पॉइंट लिखें, और चारों नहीं लिखना चाहें तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों लिख दें तो भी सफिशिएंट है। बाकी बेटर सुटेबल ये कंडीशन है चारों लिखें। क्यों? क्योंकि एक तो कार्बोनिल ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सिम नहीं बनाता, ओसाजोन नहीं बनाता, और टॉलरेंस ऑफ फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं सुक्रोज को नॉन रेड्यूसिंग शुगर के रीजंस। तो यहां तक की बात तो होगी क्लियर। अब लेकिन कई बार तो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको स्ट्रक्चर दे रखा होगा और उस स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रेड्यूसिंग है और कौन सा रेड्यूसिंग नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम में स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा ट्रिक। उसके लिए हमको क्या देखनी है? ट्रिक। तो हमारे पास देखो, एक तो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, उसके अंदर क्या होता है? हेमी एसिटल। और एक तो होता है कीटोन, जिसके अंदर होता है हेमी कीटेल। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ग्लूकोज जो है वो रेड्यूसिंग है या नहीं, तो आपको चेक करना है क्या उसके अंदर हेमी एसिटल प्रेजेंट है। अगर हेमी एसिटल प्रेजेंट है तो ग्लूकोज रेड्यूसिंग होगा, अदरवाइज नॉन रेड्यूसिंग। कीटोन की अगर बात की जाए, आपके पास दो है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो आपको चेक करना है कि उसके अंदर हेमी कीटेल है या नहीं। अगर हेमी कीटेल है तो वो क्या है? रेड्यूसिंग है, अदरवाइज नॉन रेड्यूसिंग। लेकिन यहां पर हमें दिक्कत तो ये आती है कि सर हम पता कैसे लगाएं कि किसमें तो हेमी एसिटल है और किसमें हेमी कीटेल है। फिर बोल रहा हूं मैं कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कहां पर हेमी एसिटल है, कहां पर हेमी कीटेल है। तो पहली बात हम करेंगे हेमी एसिटल की। क्या हेमी एसिटल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हेमी एसिटल? तो हेमी एसिटल के लिए आपको देखना है एक तो OH ग्रुप, एक ईथर ग्रुप और एक H। ईथर मतलब ROR। क्या देखना है? हेमी एसिटल के आइडेंटिफिकेशन के आपको एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिससे एक तो जुड़ा हो OH ग्रुप, एक तो जुड़ा हो H ग्रुप और एक जुड़ा हो ROR ग्रुप। मतलब एक एल्किल ग्रुप इधर बीच में ऑक्सीजन और एक एल्किल ग्रुप इधर। इस तरीके से आपके पास बनना चाहिए क्या? हेमी एसिटल। अगर ये तीनों चीजें एक ही कार्बन के ऊपर दिख गई तो वो आपका हेमी एसिटल होगा, और ये तीनों चीज दिखी तो वो कंपाउंड होगा रेड्यूसिंग। कैसा होगा? रेड्यूसिंग। और अगर ऐसा नहीं दिखा तो नॉन रेड्यूसिंग। दूसरी बात आती है कीटेल की। दूसरी बात आती है क्या? कीटेल। अगर आपको कीटेल को आइडेंटिफाई करना है तो क्या दिखेगा? एक दिखेगा OH, एक दिखेगा ईथर और एक दिखेगा एल्किल ग्रुप। अगर ये तीनों चीज सेम कार्बन पर दिख गई, ये तीनों चीज आपके पास सेम कार्बन पर दिख गई तो भी आपका क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग शुगर। और मान लो आपको ना तो ये दिख रहा है ना ही ये दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया वो तो नॉन रेड्यूसिंग है। वो कैसा है? नॉन रेड्यूसिंग होगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये कैसे ढूंढेंगे। तो ये ट्रिक मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है, आप वहां से देख सकते हो। इसको यूज कैसे करना वो मैं अब सिखाऊंगा। तो अगला टॉपिक हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अगला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि स्ट्रक्चर सुक्रोज का बनाना कैसे रहा? जैसे ग्लूकोज का तो हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना दिया, फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन इसमें हम कैसे करें? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बनता है? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पास बनता है एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब आपको ग्लूकोज का तो बनाना है अल्फा स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का आपको बनाना है बीटा स्ट्रक्चर। और मैंने क्या कहा था? अब उल्टा काम करना है, इन दोनों की मदद से सुक्रोज करना है। तो यहां हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो उल्टा जाने के लिए आप क्या करोगे? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन मतलब एक्सपेलिंग आउट ऑफ H2। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे? आपको बनाना है स्ट्रक्चर। किस किस का बनाना है? एक तो आपको बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज और एक आपको बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज।
तो अल्फा डी ग्लूकोज सीधा बनाना है हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सा बनाओगे आप? हावर्थ स्ट्रक्चर। देखो हावर्थ स्ट्रक्चर मैं आप बार बार स्ट्रक्चर से नहीं बनाऊंगा, आपको पता पड़ जानी चाहिए, अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि फटाफट क्या बनता है, ठीक है ना। तो आपको बनाना है इसका अल्फा स्ट्रक्चर। कौन सा बनाना है? अल्फा स्ट्रक्चर। तो अल्फा स्ट्रक्चर याद कीजिए, अल्फा में OH कहां जुड़ा होता है? राइट साइड में, रिंग के अंदर होता है ना। फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अगर राइट साइड में हो, रिंग के अंदर हो, तो उसी को तो हम कहते हैं अल्फा, और उसी को फ्लिप कर दे तो बीटा बन जाता है। जो राइट साइड में है उसको हम कहां लिखते हैं? नीचे। तो यहां पर आपका OH H, थर्ड कार्बन पर OH ऊपर चला जाएगा, बाकी सब नीचे ही आएगा। OH H H OH CH2OH H, ये क्या बन गया आपके पास? अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बना? अल्फा डी ग्लूकोज। अब आपको बनाना है फ्रक्टोज, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आज ही सिखाया आपको। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो फ्रक्टोज का कौन सा बनाओगे आप? फ्यूरेनोज वाला। मैंने आपको दो सिखाए, पायरेनोज और फ्यूरेनोज, लेकिन मैंने आपको फिर बाद में कहा भी था क्या कि पायरेनोज वाला स्ट्रक्चर भूल जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है, और आपको सिर्फ किसके साथ चलना है? फ्यूरेनोज के साथ। तो फ्यूरेनोज कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या कहा था मैंने आपको? कौन सा बनाना है? बीटा। और बीटा के लिए मैंने क्या बनाया था? दोनों हैवी ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यहाँ पर CH2OH ऊपर, यहाँ पर CH2OH नीचे, यहाँ पर H। तो ये पहला कार्बन आपका, ये आपका दूसरा कार्बन, तो ये आपका तीसरे कार्बन पर OH ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये बना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? इसको तो यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, ऐसा क्यों किया? तो वो भी मैं बता देता हूँ। अरे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एग्जैक्टली इससे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन CH2H। इसे लिखते हैं, कैसे भी लिखो, CH2OH है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे लिख रखा है मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैंने इसको ऐसे लिख रखा है, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको यहां पर अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है, इसकी रिएक्शन करानी इसके साथ, और बनाना क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? तो मैंने आपको पहले कहा था, ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में क्या बनती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बनती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ किस किस के बीच में होगी? तो यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ग्लूकोज का, तो आपको लेना है C1। तो ग्लूकोज का C1 कहाँ रहा? ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। ग्लूकोज का लेना है C1 और फ्रक्टोज का लेना है C2। तो देखो मजेदार बात, ये रहा इसका C1, लेकिन इसका C2 इधर है। ये इसका C1, इसका C2 इधर है, इसको ले जाना है उस तरफ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको ले जाना है इस तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रक्चर को फ्लिप करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री पर फ्लिप करना है। तो मजेदार बात क्या होगा, जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे तो ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स है ना वो भी फ्लिप हो जाएंगे। ये सारे वर्टिकल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? फ्लिप हो जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे ही आप इसको उधर ले जाओगे तो सारे वर्टिकल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? फ्लिप हो जाएंगे। और जब वर्टिकल बॉन्ड्स फ्लिप हो जाएंगे तब आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। O ठीक है, तो ये फ्लिप हो जाएगा, उधर जाके फ्लिप हुआ तो CH2OH ऊपर चला जाएगा, तो CH2OH, ठीक है, CH2OH, ये CH2 यहाँ नीचे था, वो उधर जाके ऊपर चला गया, तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये OH कहां जाएगा? नीचे। ये OH कहां जाएगा? नीचे। फिर मैं बोल रहा हूं, वापस सुनना ध्यान से, यहां था उधर गया, मैंने क्या कहा था 180 डिग्री पर जब आप फ्लिप करोगे तो वर्टिकल बॉन्ड्स भी फ्लिप हो जाएंगे। क्यों? वो मैं प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा आपको। ये फ्लिप हो गया, अब देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया ना, तो फ्लिप हो जाएगा, तो H ऊपर चला जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। ये यूं गया ना, तो उधर जाएगा, फ्लिप करेगा, H इधर OH नीचे, और यहां पे ये OH और ये H,
और वो इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा HCH2OH। यहाँ क्या हो जाएगा HCH2OH। सुनना अब मेरी बात ध्यान से। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये दोनों तो एज इट इज तो नहीं रखे आपने, HOH। ऐसा नहीं है, मैंने इसको फ्लिप किया। ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये आपका सिक्स्थ कार्बन, फ्लिप किया है। और हुआ क्या, ये जब इधर गया तो ये इधर गया तो OH नीचे आ गया और H ऊपर चला गया, और ये जब इधर आया तो OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, इसलिए ये एज इट इज दिख रहा है। अब ये ऊपर नीचे की कहानी क्या है, अब मैं इसको एक बार सही ढंग से बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मिटा दिया मैंने। यहां पर क्या आ जाएगा OH, यहां पर क्या आ जाएगा H। तो ये आपका क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो, अब ये उल्टे सीधे का कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए अभी ये मेरी हथेली है, कंसीडर करो, आप खुद की हथेली पर ट्राई करके देखो। ये हथेली है, ये प्लेन, तो यहां पर प्लेन आपको कैसा मानना है, पेंटागन। अभी मेरी हथेली कैसी है वो नहीं देखना, आपको ये कंसीडर करना मेरी हथेली पेंटागन की तरह है। तो ये पेंटागन, अभी ये ऐसा था, अल्फा वाला मान लीजिए, अभी ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। ये बॉन्ड है, वर्टिकल बॉन्ड ऐसी लगा देना अपन स्ट्रक्चर के ऊपर, ये वर्टिकल बॉन्ड है। बात को ध्यान से समझना, ये ढक्कन अभी नीचे है कि नहीं है, खुद दिमाग लगाओ। ये प्लेन है, ये वर्टिकल बॉन्ड लगाया है। मान लीजिए ये ढक्कन है, वो मेरा OH ग्रुप है, या ढक्कन है वो OH ग्रुप। अब मैं क्या कह रहा हूं, उसको एग्जैक्ट 180 डिग्री पर मुझे फ्लिप करना है। ये मैंने 180 डिग्री पर कर दिया फ्लिप। क्या हुआ, खुद सोचे ना खुद, जो OH यहां पर नीचे था वो OH यहां पर कहां गया, ऊपर आया या नहीं आया, खुद दिमाग दौड़ाओ ना। देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर पहले था अल्फा, मतलब सॉरी, ये पहले था, अब मैंने उसको फ्लिप कर दिया। ये पहले था, ये मैंने उसको 180 डिग्री पर फ्लिप किया। तो यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर, यहाँ OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर। खुद करके देखिए घर पर, खुद करिए तो दिमाग में आ जाएगा। तो पता पड़ी ऐसे ऐसे सब बॉन्ड के साथ होगा, ऐसे ऐसे सारे बॉन्ड के साथ होगा, और बॉन्ड्स क्या कर जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगे। अब देखो आप, ये ग्लूकोज का C1, ये फ्रक्टोज का C2, दोनों आगे पास पास। अब इनके बीच में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या होगा, -H2O निकल जाएगा। और मैं यहीं पर कर देता हूं, जैसे ये H2O निकला तो H2O निकलते ही जो ऑक्सीजन बचा वो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। वो ऑक्सीजन जो जुड़ा, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका सुक्रोज। अब आप गिनना चाहो तो गिन लो, कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। कार्बन 12, C12, हाइड्रोजन गिनोगे तो 22 और ऑक्सीजन गिनोगे तो 11। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया आपका सुक्रोज का, जो किससे बना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। नोट्स में लैंग्वेज मिल जाएगी। हमने किया क्या, तो सबसे पहले आपने दो स्ट्रक्चर बनाए, एक बनाया अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनाया बीटा डी फ्रक्टोज। और हमको पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C2 के बीच में होती है। तो वी फ्लिप द फ्रक्टोज स्ट्रक्चर बाय 180 डिग्री एंगल। तो सारे वर्टिकल्स बॉन्ड भी क्या कर देंगे, फ्लिप कर जाएंगे। फिर इन दोनों को मिलाकर H2 को निकाल दिया और ऑक्सीजन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करवा दी। इस तरीके से हमने बना दिया सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका डाइसैकेराइड का पहला मॉलिक्यूल होता है पूरा, और आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। आज के लिए इतना काफी है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क ध्यान से सुनेंगे। होमवर्क में आपको करना, देखो मैं आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ, हावर्थ स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हावर्थ स्ट्रक्चर आता ही है। तो आज आप क्या करोगे, ये वीडियो देखने के बाद खुद ईमानदारी से देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देख लेने के बाद आए या नहीं आए, गलत हो तो भी चलेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सुनेंगे बिना देखे, बिना किसी मदद से खुद आपको पहले तो बनाना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या करोगे आप, कैसे बनाओगे, तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना दो। हेमी एसिटाइल कंसेप्ट आपको पता ही है, उससे आप बना दो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज का। फिर आपको क्या करना है, फ्रक्टोज का कंसेप्ट फ्यूरेनोज वाला मैंने आपको बता रखा है, फ्यूरेनोज का कंसेप्ट लगाइए, हेमिकीटेल बनेगा उसके अंदर। हेमिकीटेल के कंसेप्ट से आपने क्या कर दिया, फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर बना दिया। फ्यूरेनोज कौन सा बनाना है, बीटा फ्रक्टोज। कौन सा बनाना है, बीटा फ्रक्टोज। दोनों बनाइए। फिर बीटा फ्रक्टोज को फ्लिप करके सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप टोटल कितने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, वीडियो देख लेने के बाद बिना किसी की मदद से 3 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है।
अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। ये 3 प्रैक्टिस आप लोग ईमानदारी से घर पर करेंगे। और अगर आपसे नहीं होता है, कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत आती है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो आज के लिए यहां तक हमारा काफी है। अब आपको ये ध्यान रहे कि स्कूल्स 1 जुलाई से खुल सकती हैं, और स्कूल जैसे ही खुलती है, मैं आपको पहले भी कमिटमेंट कर चुका हूं, मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। तो आप लोग घर पे पढ़ना नहीं भूले, तैयारी करते रहे साथ साथ में। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री एंड डीएनए ब्लॉक, इन 4 चैप्टर्स का मेगा टेस्ट जैसी स्कूल खुली, एक पेपर आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, स्कूल में टेस्ट होगा। इसलिए आपको इसकी तैयारी साथ साथ इन 4 चैप्टर्स की करते रहनी है। कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।